नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज आप लोगों के समक्ष काफ़ी दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि आपने अभी जस्ट देखा होगा, पिछले 2 सप्ताह के अंदर 26 तारीख से आप देखे होंगे 26 जनवरी के बाद हमारी संस्था ने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिससे RTSC कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला उसे, और जिस प्रकार आप सभी लोगों ने उसको सराहा। वाकई में ये संस्था आप सभी के लिए उत्तरदायी है, आप सभी का आभारी है, और हम भविष्य में ऐसे ही आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम की डेट आई नहीं अभी यूपी बोर्ड की। आपको चैनल पे बहुत से CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत से चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड स्पेशल किसी के पास नहीं है। यूपी बोर्ड स्पेशल कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड पे फोकस कर रहे हों। ऐसे बहुत कम ही चैनल होंगे, 1-8 चैनल होंगे। और चूंकि जो यूपी बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इस कोरोना के काल उनका भी विद्यालय उतने ही समय बंद था जितना कि CBSE बोर्ड में बंद था। तो मैं जानता हूँ कि उनकी पढ़ाई निश्चित ही कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हुई होगी। हालांकि हमने अपने विद्यालय में जिसमें पढ़ा रहा हूँ वहाँ मैंने ख़त्म कर दिया सब कुछ। फिलहाल आज से हम शुरुआत करते हैं आपकी रिवीजन क्लासेस। आपको अगर 95 प्लस लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखिए। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके कोई और मित्र भी हैं जो इस वीडियो को देखकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप निश्चित ही उनको शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। देखिए, होता क्या है, जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि हमें नंबर लाना है कितना, 95 प्लस। मैं आपको बता दूं, 100 नंबर का पेपर होता है साइंस का। यूपी बोर्ड में 100 नंबर का होता है साइंस का, जिसमें 30 नंबर्स जो होते हैं आपके, ये इंटरनल मार्क्स होते हैं। इसको बच्चों को विद्यालय के द्वारा दिया जाता है, उनके क्लास टीचर के द्वारा दिया जाता है, और ये लगभग मिल ही जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे होते हैं तो वो लोग दे देते हैं। लेकिन जो 70 मार्क्स और बचते हैं उनके लिए बच्चों को एग्ज़ाम देना होता है, आप सभी लोग को एग्ज़ाम देना होता है। तो वही जो 70 नंबर, और इस 70 नंबर में 3 भागों में होता है। 25 आपका बायोलॉजी है, 20 आपका केमिस्ट्री है, और 25 आपका फिजिक्स है। इसमें मैं बताता हूं आपको कि ये 25 में आप 25 लाएंगे। जो फिजिक्स की बात है, ये 25 में 25 लाएंगे। इस बात को मेरी जिम्मेदारी है, कैसे लाना है ये हम बताएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखना है, कहीं भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि हमें कहीं कोई प्रॉब्लम पड़ रही है। रही बात इसकी, इसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे, हम इसके बाद इसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री लगभग लोगों को अच्छी लगती है। फिजिक्स को ही लोग दोषी मानते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती, बट ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में आज जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं भौतिकी मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि गीता में जितने श्लोक हैं, जितने अध्याय हैं, पूरी गीता जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उस गीता के हिसाब से अगर हम भौतिक विषय के या भौतिक विज्ञान के नियमों को अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हुई बराबर नजर आएगी। तो इसलिए मैं जानता हूं कि बिना फिजिक्स के जीवन संभव नहीं है। ठीक, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे बने रहिए। मैं बता दूं, अभी एग्जाम की डेट कोई आई नहीं है, शेड्यूल कोई आया नहीं है। अगर आएगा भी, मैं मान लूं कि आपके पास वो शेड्यूल आ जाए 20 मार्च से, कि 20 मार्च से आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, तब भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपका जो फिजिक्स पोर्शन है विथ न्यूमेरिकल, मैं एक एक चीज समझा दूंगा। आपको उसमें कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आज से ही मैं सेलेक्टिव पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन आएंगे वही मैं पढ़ाऊंगा। मैं बताता हूं आपसे कि आज मैं जो पढ़ाऊंगा, आप अनुसार पेपर में जाके उनको आप जो है उस क्वेश्चन को करिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि वाकई में एक क्लास है जहां से हम सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। और अगर विज्ञान में भौतिकी आपने कर लिया तो ये मान लीजिए कि विज्ञान आपको आ गया, क्योंकि विज्ञान का आधार जो है वो भौतिक विज्ञान होता है। इस बात को समझिए। तो समय है,
अगर यहाँ से भी एग्जाम होता है, लगभग ये संभव नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि मई में ही एग्जाम होगा आपका, क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी 4 मई से एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो यूपी बोर्ड भी कहीं ना कहीं मई में ही, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल तक आप इलेक्शन करवा लें। तो कुल मिला के इलेक्शन पहली वरीयता दे रही है गवर्नमेंट, तो 30 अप्रैल तक अगर वो कराएगी तो जाहिर सी बात है कि ये एग्ज़ाम है ये मई में ले जाएगी। और मई में अगर ले जाती है तो आपके पास गोल्डन चांस है बहुत अच्छा करने को, क्योंकि विद्यालय अब प्रॉपर खुल गए हैं, आप उसे समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। हमें लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ हर स्टेप पर मदद करूंगा, कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखना है, सिर्फ वीडियो देखिए। कॉपी कलम किताब जो कुछ भी है आप उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइए और चीज़ों को समझिए। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास की पहली क्लास। ये पहला जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अगर अंग्रेजी में हम कहें तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। अब यहीं से आपको समझना है क्या, भाई समतल पृष्ठ क्या होता है ये जानना है, प्रकाश किसे कहते हैं ये जानना है, और परावर्तन की घटना क्या होती है इसको जानना है। अगर इन 3 चीजों को आप जान गए तो आप समझिए इस चैप्टर को आपने पूरा पढ़ लिया और सीख लिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम चर्चा करेंगे प्रकाश पे, कि प्रकाश क्या है। ध्यान से देखिए, जब भी प्रकाश की बात होती है, जब भी प्रकाश की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कितनी अच्छी बात है। जो प्रकाश है ना, यही सूर्य का प्रकाश, या हम कहते हैं बल्ब से निकलने वाला प्रकाश, ये सब प्रकाश ही है। और प्रकाश की सहायता से हमें क्या दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ आंखों प्रकाश ना हो तब भी वो वस्तु देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर वस्तु आपको देखना है तो ये जरूरी है कि आप प्रकाश आपको मिले। ठीक, अब ये अलग बात है कि प्रकाश किस प्रकार सहायता करता है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित हो रहा है, मान लो कि यहां पर जो है कोई वस्तु रखी है, यहां पर कोई वस्तु रखी है ये, और यहीं पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहीं पर जो है एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है। चलिए हम बना देते हैं छोटा सा टेढ़ा बेढ़ा जो भी बन पाएगा, क्योंकि भाई आर्टिस्ट तो मैं हूं नहीं। ठीक, तो एक व्यक्ति मान लो ये खड़ा है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर खड़ा है जो है, तो इसके आंखों में कैसे वस्तु आएगी, या ये प्रकाश की सहायता से किस प्रकार वस्तुओं को देख पाएगा, इसको हमें समझना है। देखिए, जब मान लीजिए प्रकाश यहां से आ रहा है, यहां से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश यहां से इस वस्तु पर आपतित होता है, अर्थात प्रकाश इस वस्तु पर गिरता है, और इस वस्तु पर गिरने के पश्चात ये जो है प्रकाश की किरणें ये इस मनुष्य के आंखों तक पहुंचती हैं। ठीक, क्या करती हैं, आंखों तक पहुंचती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये प्रकाश किरणें जो होती हैं, जो प्रकाश होता है जब किसी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु से टकरा कर ये हमारी आंखों पर पहुंचता है, जिससे उस वस्तु का हमारी आंखों की रेटिना पर एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। सिर्फ इतना ही फंक्शन होता है कि कोई प्रकाश से कोई वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, या प्रकाश नहीं होगा तो क्या वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। अगर प्रकाश आपको वस्तुएं देखना है तो आपको जो है प्रकाश देखना पड़ेगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यहीं पर एक छोटी सी डिफिनेशन होती है जो आपसे प्रायः पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि एक ऐसा रिवीजन क्लास है जिसको बोलते हैं आप कतई जहर बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली, और आप बिल्कुल ही जो है इधर आ जाइए, शेयर कर दीजिएगा क्लास। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे प्रकाश आता कहाँ से है। और प्रकाश लगभग सब लोग जानते हैं
कि प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है, तो सूर्य को हम क्या कहेंगे? सूर्य को हम कहेंगे क्या? सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, यानी प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि स्रोत वो होता है जहां से चीजें प्रोड्यूस्ड होती हैं, यानी उत्पादित होती हैं, या जहां से चीजें हमें मिलती हैं उसको स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश हमें कहां से मिलता है? प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है, प्रकाश हमें मोमबत्ती से मिलता है, प्रकाश हमें वस्तुओं से भी मिलता है, प्रकाश हमें जो है ट्यूबलाइट से मिलता है। तो ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो आपके पास सिर्फ जवाब इतना ही देना है कि प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, या प्रकाश हमें जिन वस्तुओं से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये प्रकाश स्रोत जो है, ये प्रकाश स्रोत जो है वो अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रकाश स्रोत मेनली जब थोड़ा हम बृहद स्तर पर देखेंगे, सबसे पहले तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत, दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आपका स्पेशल यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड स्पेशल है, कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है। और हमें लगता है, आप जानते हैं यूपी बोर्ड में जब लोग पेपर बनाते हैं, भले काट दिए हो सेक्शन, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन ना आए। बनाते बनाते इतना मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर एग्जाम में देखता हूँ कि बहुत चीज़ें आपके सिलेबस से परे पूछ लेते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न पे अब विद्यालय यूपी बोर्ड का भी स्टेब्लिश्ड है, उसका भी बोर्ड उसी प्रकार कर रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड में भी कुछ सवाल ऐसे आते हैं 10-5 नंबर के जो सिलेबस में नहीं होता है, जिसको बोलते हैं हार्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ऐसे भी सवाल आए तो आप यहां से कर सकते हैं। अब प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होता है इसको समझिए आप। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब यह है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिसको मनुष्य नहीं बनाता है, वो प्रकृति द्वारा निर्माण होता है। तो क्या सूरज को हम बनाते हैं? नहीं ना। सूरज को कौन बनाता है? सूरज को सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं कौन? सूरज को बनाता है प्रकृति, बनाता है ईश्वर, बनाता है, जो भी आप अपने शब्दों में कहते हैं। तो सन आपका कैसा स्रोत है? सन आपका जो है प्राकृतिक स्रोत है, और सूर्य एक प्रकार का तारा है, तारे और भी हैं, इसलिए सूर्य, तारे, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अगर वही कृत्रिम बात की करें, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है क्या कहलाते हैं? कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और ये जो है जैसे आपके मोमबत्ती, भाई बताइए, मोमबत्ती तो आप बना सकते हैं ना? क्यों बना सकते हैं? ठीक। लैटर्न को बोलते क्या? लालटेन। क्या बोलते हैं? लालटेन। हमारे गाँव में यूज ज़्यादा होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी पर्याप्त नहीं थी तो यही लोग करते थे। ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रकाश स्रोत है। ठीक। इलेक्ट्रिक बल्ब, आपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ डाली। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये भी एक प्रकार का कैसा है? आर्टिफिशियल प्रकाश स्रोत है, या हम कह दें कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। ठीक। तो ये बात होती है। और मैं आपको बता दूं इसी के आधार पर कि सूर्य, तारे भी प्रकाश स्रोत होते हैं। ठीक। मोमबत्ती भी प्रकाश स्रोत है, लैटर्न यानी लालटेन भी प्रकाश स्रोत है, इलेक्ट्रिक बल्ब प्रकाश स्रोत है। तो क्योंकि कुछ है जिनको हम बनाते हैं, कुछ है जिनको हम नहीं बनाते हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्माण होता है उनको तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। कृत्रिम प्रकाश स्रोत होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है इस बोर्ड में, इस बात को आप समझिए। जो सवाल आते हैं आप में यहां से, वो सवाल आपके हैं कि जो प्रकाश स्रोत होते हैं, यानी अगर हम कहें तो जितना हमने बताया प्रकाश स्रोत के बारे में, तो अगर इसके आधार पर हम प्रकाश स्रोत की व्याख्या करें या प्रकाश स्रोत को देखें तो दो भागों में हम बांटते हैं इनको। ठीक। जो प्रकाश स्रोत हमारे होते हैं
प्रकाश स्रोत जो हमारे होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। और एक होता है क्या? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक। दीप्त प्रकाश स्रोत कैसे प्रकाश स्रोत है? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। समझिए इस बात को। वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सूर्य। सूर्य का प्रकाश स्वयं का होता है। ऐसा नहीं है कि जाके हम कुछ देर उसको प्रकाशित कर दिए, टार्च जलाकर उस पर लगा दिए, फिर वो चमकने लगा। ऐसा नहीं है, उसका स्वयं का प्रकाश होता है। जो स्टार्स होते हैं, तारे, वो भी दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं क्योंकि वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगर हम और भी बात करें, भाई विद्युत बल्ब होता है, क्यों? विद्युत बल्ब ये भी तो स्वयं का प्रकाश स्रोत उत्पन्न करता है। दूसरा तो नहीं जाता है कि उसको प्रकाश स्रोत करने के लिए करता है कुछ ना। तो ये सब क्या हो गए? दीप्त प्रकाश स्रोत। कैसे? दीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए अदीप्त की बात हम कर लें। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। अदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। या कहने का मतलब ये है कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अदीप्त। एक बार फिर से सुन लीजिए। अदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश को परावर्तित करते हैं या प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। नॉन ल्यूमिनस होता है। उदाहरण में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लें, तो चंद्रमा हमारा आइडियल एग्जाम्पल है। किसका? अदीप्त प्रकाश का या नॉन ल्यूमिनस का। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं चंद्रमा किसकी सहायता से चमकता है? चंद्रमा सूर्य की सहायता से चमकता है। बहुत बेसिक चीज है, कक्षा 4-5 की चीज है कि चंद्रमा किसकी सहायता से चमकता है? सूर्य के। तो चंद्रमा क्या हुआ? अदीप्त। अभी आप देखो कांच भी चमकते हुए आपने देखा है। कांच किसकी सहायता से चमकते हैं? जब कांच पर प्रकाश डाला जाता है तो वो भी चमकने लगते हैं। यानी ये भी क्या एक प्रकार का क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। कहते हैं क्या कि कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो है। समझिएगा इस चीज को। बड़ी ऐसी लाइन है जिसके पीछे पूरा संसार घूमता है। कहते हैं हम 2 हो गए, हम 3 हो गए, मैं उनसे प्यार करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। समझिए इस चीज को। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दोए, और कौन जगत में जागता, कौन रहा है सोए। देखिए तो इसका उत्तर बड़ा आसान है लेकिन लोग पाते नहीं है। ज्ञानी कहते हैं अद्वितीय ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, सूर्य चंद्रमा दोए। 2 ऐसे हैं सूर्य और चंद्रमा जो हमेशा के लिए अजर अमर हैं। सूर्य चंद्रमा नहीं रहेंगे तो ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा, यानी उनकी उपस्थिति मानी जाती है। तो सूर्य चंद्रमा दोए और ज्ञानी जगत में जागता, अज्ञानी रहा है सोए। तो बंधुओं आप भी ज्ञानी बनिए, आप चीजों को समझिए और इस चीजों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। तो चलिए दीप्त प्रकाश स्रोत की बात हो गई, अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात हो गई। अब हम कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की, या हम क्यों कहें प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण मैं अभी बताऊंगा कि क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाता है। जनरल में बता दूं आपको, वो भी भाई बंधु देख सकते हैं। जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इसके भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपके जो सवाल है ना, जो क्वेश्चन है साइंस के, वो यहीं से आते हैं। जैसे अभी सीटेट में सवाल आया, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। छोटा छोटा बच्चा मेरे यहाँ जानता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
ठीक, और ये 1 नंबर का सवाल है, आप यहां से देखिए, समझिए इस चीज को। ठीक, तो प्रकाश के गुण में देखिए, किसी भी चीज की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके कर्मों से होती है, जात से नहीं। प्रकाश को भी हम तभी प्रकाश कहेंगे जब उसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। वो एक सरल रेखा में चलेगा, उसकी कोई गति होगी, उसका कोई नेचर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यही सब जो बता रहा हूं ना, ये प्रकाश के गुण हैं। अगर पहली बात मैं करूं, पहला गुण की बात करूं, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश को किसी ने देखा है? नहीं देखा है, अनुभव करते हैं हम। ठीक, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति के बगैर वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस बात को आप जान लीजिए। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर दूसरे स्टेप की बात करें, हम दूसरे गुण की बात करें, तो प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है? सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात चलता है। प्रकाश किरणें जो है वो सीधी रेखा में गति करती हैं। अगर हम और बात करें तो प्रकाश के संचरण हेतु, मतलब नो रिक्वायर, यहां में कह दें माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है, कोई माध्यम की, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इट्स नो रिक्वायर ऑफ एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगर हम अगली बात करें तो प्रकाश, देखिए, अगर इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि ये निर्वात में भी चल सकती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। क्लियर है ना? बोले समझ में आ रहा है? ठीक, तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात का मतलब होता है, निर मतलब नहीं, वात मतलब वातावरण, अर्थात जिसमें वातावरण ही ना हो, वहां कोई वायु ना हो, तो क्या होता है? निर्वात होता है। निर्वात आप एज्यूम भी कर सकते हो, बना भी कर, एक जार ले लो, उसमें कोई हवा ना आने दो, शीशे का जार बनाओ, ठीक, उसको ढक लो, चारों तरफ से बंद कर लो, निर्वात होता है। तो प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है, और निर्वात में इसकी गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या बात? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से के लिए, कि प्रकाश क्या निर्वात में गमन कर सकता है? बिल्कुल गमन कर सकता है। और उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो यहां से ये चीजें एक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नंबरिंग की दिक्कत हो सकता है भूलवश कभी 2 नंबर या एक ही पॉइंट 2 नंबर पे हो जाए, लेकिन पॉइंट्स अलग अलग ही रहेंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैं बता दूं आपको, अगर ये जान लीजिए, जो विद्युत चुम्बकीय होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। और प्रकाश चूंकि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश जो है विद्युत
चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, गमन करता है। क्लियर? यानी प्रकाश का नेचर कैसा है? प्रकाश का नेचर विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा होता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइट्स, और लाइट्स हैव अ डुअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव। इसलिए कहते हैं, एक आगे आप पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैती प्रकृति। जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैती प्रकृति। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि चूंकि प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, इसलिए प्रकाश के इस प्रकृति को क्या कहते हैं? द्वैती प्रकृति कहते हैं, या डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, फिर देखिए प्रकाश जो है, देखिए एक एक पॉइंट छूटेगा नहीं, आप लिख भी सकते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है। ठीक, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है, गुजर सकता है अर्थात निकल सकता है। ठीक, परंतु अपारदर्शी माध्यम में से, परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है। मैं आपको बता दूं, जब भी माध्यम की बात की जाएगी तो एक आर्टिकल आपके सिलेबस में है कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो हम सिर्फ उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि प्रकाश जिन में से होकर गुजरता है उसको हम कहते क्या है? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और वो एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है और एक पारभासी होता है। पारभासी का मतलब वो जिनमें प्रकाश का कुछ ही भाग या कुछ ही अंश बाहर निकल सकता है, बाकी नहीं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, गंदा पानी, क्यों है नहीं, तेल लगा कागज, ये ऐसे होते हैं जिनमें से प्रकाश का कुछ ही भाग इस पार से उस पार जा पाता है, तो इसको बोलते पारभासक या पारभासी। ठीक, और इसको बोलते क्या? प्रकाशिक माध्यम। और एक है अपारदर्शी, अपारदर्शी अर्थात जिसमें से प्रकाश का कुछ भी भाग इस पार से उस पार न जा पाए, मतलब कोई भी प्रकाश उसमें चल ही ना पाए, तो उसको बोलते क्या? अपारदर्शी। जैसे आपका लकड़ी, आपका लोहा, तो इसमें क्या प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा? नहीं ना। आप भवन बनाते हैं, क्या अंदर प्रकाश आ पाता है? नहीं आ पाता। अगर आपकी विंडो ना लगी हो तो क्या आएगा? नहीं आएगा। तो ये अपारदर्शी है। पारदर्शी वे माध्यम होते हैं जिन्हें प्रकाश का संपूर्ण भाग इस पार से उस पार चला जाए। और आप जानते हैं, जैसे निर्वात में बोल देता हूं, कांच में बोल देता हूं, वायु देखिए आप, इसमें क्या है? प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। यानी दो आर्टिकल आपकी इसी के साथ हो गई और बहुत ही अच्छी इस पे घटनाएं निर्धारित हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश जो है वो चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से, देखिए बड़ा ही अच्छा, चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। ठीक, मैं बता दूं, इसी पॉइंट के कारण एक घटना प्रकाशित होती है जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और आपको पढ़ना भी है इसमें जस्ट इसके बाद कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रकाश का एक गुण है क्या, कि वो जब भी कोई चमकदार सरफेस होगी तो उससे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, वापस मुड़ आएगा। ये होता है क्या? परावर्तित होना। ठीक, और एक और घटना, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है ना, तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से वो क्या होता है? विचलित हो जाता है। और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन।
यानी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार फिर से बोल दूं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। और प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, और ये प्रकाश का एक प्रकार का गुण है। क्लियर है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर है लाइट का, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, और आप लोग सिर्फ यहां ध्यान दीजिए, बाकी नहीं। देखिए दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, या कहीं कहीं आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम लिखा मिला होता है। कहने का मतलब यह है, जब भी आपके सवाल आएंगे, आपको अगर लिखने को आ गया तो आप कोई भी ये लिख सकते हैं, गलत बिल्कुल नहीं होगा। यहां से आपके प्रकाश के गुण हो गए, और इसे गुण के आधार पर प्रकाश के जो घटनाएं होती हैं, प्रकाश आधारित घटनाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक घटनाएं कहते हैं, वो इसी पर बेस्ड होती हैं। यहां से हम उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगर हम बात कर लें, अभी हमने बताया आपको कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम की अगर बात करें हम, तो ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शक माध्यम, और तीसरा होता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, ये 3 है। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको बोलते हैं ओपेक मीडियम, और इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक, तो ये माध्यम है आपका, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक। बिल्कुल आपका स्पेशल यूपी बोर्ड होगी बेस्ड ऑन हिंदी मीडियम, हिंदी भाषी के, हम हिंदुस्तान के, हिंदी तो समझना चाहिए हमें। ठीक, देखिए पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश का संपूर्ण भाग इस पार से उस पार निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में वायु, और कांच, ये एग्जाम्पल है पारदर्शक। अपारदर्शक का, जिसमें प्रकाश का कुछ भी भाग इस पार से उस पार नहीं निकल पाता। ठीक, जैसे लकड़ी और लोहा। वेरी गुड। अब पारभाषक ऐसे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश का कुछ भाग यानी आंशिक भाग इस पार से उस पार निकल पाता है, क्या बोलते हैं, पारभाषक। ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, घिसा हुआ कांच, हम आपको गुण में भी बता चुके हैं। तेल लगा कागज, कैसे, जैसे आप कभी देखे हैं, आप पढ़ रहे हो, आपके कॉपी पर तेल गिर जाए या ऑयल गिर जाए, जो हेयर ऑयल रहता है, या कोई जो है मस्टर्ड ऑयल गिर जाए, सरसों का तेल, तो दूसरे कलर का होने लगता है। तो ऐसे कागज से प्रकाश की किरणें संपूर्ण रूप से इस पार से उस पार नहीं हो पाती हैं। फिर गंदा पानी, आप ध्यान दीजिए, आप एक बाल्टी में पानी भरिए और उसमें कुछ धूल के कण मिला दीजिए, वो गंदा हो जाएगा। फिर उसको आप धूप में रख देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उसका केवल ऊपरी सतह गर्म होगा, नीचे नहीं, अर्थात प्रकाश की किरणें उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती हैं। और वहीं आप एक साफ सुथरा पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी रख दीजिए तो आप बहुत जल्द में देखेंगे उसके नीचे वाली परतें भी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम्पल्स हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप इन तीनों माध्यमों को पढ़ सकते हैं। आगे की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका नेक्स्ट जो आर्टिकल है, मैं चाहता हूँ कि आज इसको हम खत्म करें, जिसको बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं,
लाइट रे बोलते। ठीक, कि लाइट रे क्या होता है इसको आप समझिए, ध्यान से जानिए। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में चलता है, वो भी सरल रेखा में, यानी प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में चलता है तो प्रकाश के इस पथ को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। और प्रकाश किरणों के इस समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यहां पर दो चीजें, एक प्रकाश किरण और दूसरा प्रकाश पुंज। एक प्रकाश किरण और दूसरा प्रकाश पुंज, जिसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। वेरी गुड, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश किरणें जब किसी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है ना, तो प्रकाश के उस पथ को क्या बोलते? प्रकाश किरण बोलते। और उन किरणों के समूह को क्या बोलते? प्रकाश पुंज बोलते। प्रकाश किरण केवल आ सकती है, डिफिनेशन आ सकता है, पूछ सकते हैं। असली चीज पूछते हैं प्रकाश पुंज कि प्रकाश पुंज से आप क्या समझते हैं? प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। एक होती है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। क्या? समांतर प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब हो गया, अभी मतलब अंदर, अर्थात प्रकाश की किरणें या जो समूह में चलती हुई जो प्रकाश की किरणें हैं, जब वो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो प्रकाश के इन किरणों के समूह को क्या बोलते? अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। अर्थात मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये जाकर एक बिंदु वो पर मिल रही हैं, तो इन किरणों के समूह को क्या बोलते? अपसारी प्रकाश पुंज बोलते। अपसारी की बात करें, अब मतलब बाहर की ओर, प्रकाश पुंज मतलब प्रकाश किरणों के समूह। ठीक, और सारी मतलब समस्त। यदि प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते? अपसारी बोलते। अर्थात ये मान लीजिए ऐसे प्रकाश की किरणें हैं, इस तरीके से हैं ये किरणें, ठीक ऐसे, और ये एक बिंदु वो है, वहां से ये बाहर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसे किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश किरण। समांतर प्रकाश पुंज की अगर हम बात करें, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल रेखाएं क्या होती हैं? दो पैरेलल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, उनके बीच सभी बिंदुओं पर दूरियां समान होती हैं। एक कंडीशन होता है, अर्थात यदि प्रकाश की समस्त किरणें इस प्रकार गति करें कि उनके बीच की दूरियां सभी बिंदु पर समान हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। और उनका जब फिगर हम बनाएंगे तो ये होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी आप परीक्षाएं दें, आप फिगर जरूर ड्रा करें, क्योंकि फिगर्स पे नंबर होते हैं और भौतिक विज्ञान इसी पर आधारित होता है। तो अब मैं बता दूं कि यहां आपने क्या समझा, कुछ क्वेश्चन दे दें हम आपको, उसको आप लोग लिख कर लाइएगा। ठीक, जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? HW है आपके लिए, HW यहां से आप लिख के लाइएगा। जो पहला क्वेश्चन है आपका, अदीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है, उदाहरण भी दीजिएगा आप लोग इसमें। दूसरा क्वेश्चन 2, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है
क्यों? देखिए, जस्ट क्वेश्चन है और उसी पे आपका एक सवाल है यहां में, ठीक। और देखिए इसको अदीप्त की जगह आप दीप्त कर लीजिए। दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, ठीक। और क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, ठीक। ये क्वेश्चन है यहां से। तो इनको आप करके चलिएगा। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। और अब जो नेक्स्ट रिवीजन का होगा एपिसोड, उसमें आपको हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के नियम कहते किसे क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को लाइव करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी करें, क्योंकि ये कमेंट ही हमारे लिए एक उत्साह का पर्याय बनते हैं। यही हमारे लिए एक जो है बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है, जिससे हम हमारे अंदर एक स्फूर्ति जगती है, हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। और अब इसके आगे जस्ट अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।